वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुस्कान, गुड मॉर्निंग सृष्टि, गुड मॉर्निंग यश, शिक्षा, हिमांशु, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बताइए, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग दिव्या, मधु, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सज्जन। बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, मुस्कान भी F9, बहुत बढ़िया। संदीप ने कहा ऑसम, वेरी गुड। या ये होता है ना एनर्जी लेवल। तुम तो घर में सो रहे हो, है ना? बस सोते रहना है घर पे बैठे बैठे। ठीक है सर, काम चला रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना? फाइन है सर। देखो कोई एनर्जी नहीं है, क्लास में बैठे हो, एनर्जी ही नहीं है। उठ जाओ, उठ जाओ बच्चों, उठ जाओ पहले तो। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है, सुबह हो गई है मामू, जल्दी उठ जाओ। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया हूँ मैं भी, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। इंतजार था आपकी क्लास का आज मुझे। हाँ जी भाई, बाकी बच्चे कहाँ हैं? यस, मुस्कान कह रही है उठ तो 6 बजे जाते हैं बेटा। अगर तब अभी तक सिर्फ सो ही रहे हो तो उठ के फायदा क्या है? क्या फायदा? गच सर, रमेश कह रहे हैं गच। व्हाट इज गच? व्हाट इज गच? क्या होता है ये? हमें नहीं समझ आती ये भाषा। निकिता इज गुड सेइंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निकिता जी, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मौज कर दी सर जी, अच्छा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वाह बेटे वाह, वेरी गुड। हाँ हिमांशु, मैं समझ गया आप किसे बोल रहे थे। आप जानते हो पहले से? हाँ जी भाई। अच्छा जी, हिमांशु की रमेश से इंस्टा पर बात होती है। वेरी वेरी गुड, सो कनेक्टेड। बिल्कुल मुस्कान, आज की क्लास में हम लिखेंगे, रंग बिरंगे पेन से लिखेंगे, लाल हरे नीले काले सब पेन से लिखेंगे आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लिख देंगे, बहुत सारा लिखेंगे, जो कुछ डिस्कस किया वो भी लिखेंगे। बिल्कुल हिमांशु, जब हम ऑफर इम्प्लाइड ऑफर पे आएंगे तब दोबारा समझा देंगे, ठीक है? जब इम्प्लाइड ऑफर लिखवाने आऊंगा तब दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत? हाँ जी भाई, वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। करें शुरुआत? चलिए, तो आज की कक्षा में मैं शुरुआत करूंगा आप सबके साथ। वेरी गुड, मुस्कान कह रही है मैं सारे कलर्स लाई हूं। बेटा पेन लाने थे, कलर नहीं लाने थे। ओहो, क्या कर रहे हो बच्चों? आप कलर्स ले आए हो, पेन लेकर आने थे। ऐसा था क्या? चलिए शुरुआत करेंगे, हेडिंग डालेंगे। ओके, मुस्कान कह रही है आई मीन पेन। ओके, फिर ठीक है, फिर ठीक है बच्चों, फिर ठीक है। चलो आ जाओ, वापस से आ जाओ मेरी कक्षा में, वापस से आ जाओ। आओ बच्चों आओ, मेरे बाल गोपाल आओ, आइए।
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हिमांशु अंकल कैसे हो आप? सबको दीदी बोल रहे हो, या तो आप बहुत छोटे हुए हमारी क्लास में या बहुत बड़े हुए। है हिमांशु अंकल, ठीक हो? हाँ जी, बोलेंगे नहीं आप? चलिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो किस पर एप्लीकेबल है बताइए? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस पर एप्लीकेबल है? एप्लीकेबिलिटी, ओके। हाँ भाई, मेरे को नहीं समझ आएगा, हम कैसे समझे? हिमांशु अंकल हमें नहीं समझ आएगा ऐसे, कोई बात। आप बड़े हो हमसे, आपका तजुर्बा ज्यादा है, हम बच्चे हैं, अभी टाइम लगेगा हमारे को भी समझ में, है ना अंकल जी? क्या कहते हो रमेश जी? राम श्याम शर्मा, चलिए, एप्लीकेबिलिटी, चलो चलो आ जाओ, बिल्कुल लिखना है। हिमांशु सॉरी की तो कोई बात ही नहीं है, मजाक है। आप वे धड़क होके मजाक कर सकते हैं मेरे साथ, टेंशन नहीं लेने का। नो नीड टू से सॉरी इन माय क्लास, राइट? आपने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा, इट्स ओके। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बच्चों जनरल लॉ है। नहीं हिमांशु, ऐसे थोड़ी ना चिढ़ते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरल लॉ है, ये हर किसी पे लगेगा और ये हर एक कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है। ये ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं लग रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है। किस पे एप्लीकेबल है? कॉन्ट्रैक्ट्स पे, राइट? तो इट इज एप्लीकेबिलिटी, तो लिखेंगे दिस एक्ट इज applicable on various types of contract. It is applicable on various types of contract. अब ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी करे, पार्टनरशिप करे, कौन कर रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो इट इज एप्लीकेबल ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? ठीक है जी। ये कब से आया देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है इट कम इनटू फोर्स। देखिए नेक्स्ट लाइन लिखेंगे मेरे साथ, दिस एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, कब से एप्लीकेबल हुआ था ये? इनटू फोर्स फ्रॉम 1 सितंबर 1872। पेपर का क्वेश्चन बन सकता है बच्चों ये, ठीक है? पेपर का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कंपनीज एक्ट
एप्लीकेबल किस पे, कब से एप्लीकेबल हुआ। ठीक है, राइट। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा की टर्म्स। लिखेंगे मेरे साथ की टर्म्स। की का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद तो कुछ भी नहीं लिखा, फुल स्टॉप है। हाँ जी, की टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम वन से क्लास में एक बार पेन की बैटरी चेंज कर लेता हूं। वन से सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं दिस एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 सितंबर 1872। हाँ जी, दिव्या सेकेंड पॉइंट लिखा है दिस एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 सितंबर 1872। ठीक है, चलिए अब हम की टर्म्स, की का मतलब होता है इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास ऑफर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास है बच्चों ऑफर। ठीक है, अब ऑफर का क्या मतलब है, मीनिंग। मीनिंग क्या होता है ऑफर का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफर, कोई बताएगा। कितनी बारी तो डिस्कस कर चुके हैं। ऑफर का क्या मतलब है, ऑफर का मतलब है, लिखिए, व्हेन अ पर्सन signifies his willingness to do something। बिल्कुल सही बोला खुशी ने, सचिन ने, राम श्याम ने, सृष्टि ने बिल्कुल सही बोला। टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। और नॉट टू डू समथिंग। टू ऑब्टेन assent of the other person of the other person to whom such willingness is expressed। लिख लिया बच्चों, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा व्यक्त करता है कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए, पर्पस क्या है कि हम उस पर्सन की अप्रूवल ले सके। असेंट का मतलब क्या होता है, अप्रूवल। अप्रूवल किसकी, उस अदर पर्सन की जिसे हमने अपनी विलिंगनेस शो करी। ठीक है, डन। ये बात समझ आई, ओके। चलिए अब
हाँ जी माधव। माधव कह रहे एक बार पहले वाला पेज दिखाना। लो बेटा, ये लीजिए माधव, कर दिया आपके लिए। चले आगे। अब लॉ में क्या लिखा है देखिए, लॉ में टू डू समथिंग को लिखा हुआ है टू एक्ट। टू डू समथिंग को लिखा हुआ है टू एक्ट, कुछ करना। और नॉट टू डू समथिंग को लिखा हुआ है abstain फ्रॉम डूइंग। क्या लिखा गया? abstain, 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 abstain फ्रॉम डूइंग। अब abstain का मतलब होता है बच्चों रोकना। क्या होता है बच्चों? मतलब रोकना, कुछ करने से रोकना। ठीक है, मैंने जैसे आपको रोका कि आप मेरी दुकान के साथ अपनी दुकान मत खोलो, इसके लिए मैं तुम्हें हर महीने 1 लाख रुपए दूंगा। तो मैंने आपको ऑफर किस चीज के लिए दिया है? कुछ ना करने के लिए मैंने आपको ऑफर दिया है, मैं आपको रोक रहा हूं। तो कानून में यही चीज लॉ में कैसे लिखी है? जब एक पर्सन अपनी विलिंगनेस शो करता है कुछ करने के लिए, मतलब कुछ एक्ट करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए, दैट इज अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। वर्ड याद रहेगा ये, अब्सटेन। याद रहेगा सब बच्चों को, बोल के देखिए मेरे साथ, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ABSTAIN। ओके, चलिए, देन वी हैव सेक्शन। क्लियर है यहां तक? बच्चों आपको ऑफर का सेक्शन याद करना पड़ेगा। सेक्शन 2 सब क्लोज ए, सेक्शन 2 सब क्लोज ए। वन सेकेंड, अब वॉइस ठीक आ रही है? बीच में एक्चुअली में प्रॉब्लम हो गई। ओके, यस, तो सेक्शन इज ओके, 2 सब क्लोज ए। देन फिर हमने सीखा था एग्जाम्पल। लेट्स राइट एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखेंगे साथ साथ। मिस्टर एक्स offers to sell his car for rupees 10 lakhs to Mr. Y. Mr. X offers to sell his car for rupees 10 lakhs to Mr. Y. So this is called an offer, right? समझ आ गई बात? क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास जो है वो है, अब हमारे पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हमारे पास है दैट इज ऑफरर। कौन होता है भाई ऑफरर? अ पर्सन who makes an offer, who makes an offer मतलब जो ऑफर देता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑफरर, राइट? जो पर्सन ऑफर देता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑफर, राइट? या फिर
a person who expresses his willingness to do something or not to do something. ठीक है. When a person who expresses his willingness, जब एक person अपनी willingness express करता है कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए, जो person अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है उसे कहते हैं हम ऑफरर. ठीक है. तो एग्जाम्पल जो था, लाइक इन अबव एग्जाम्पल Mr. X is an offerer. Mr. X क्या हो जाएगा? ऑफर. बताओ, बात समझ आई? Is this point clear or not? Yes or no? क्लियर है? चलें आगे. Then C point, ऑफरी. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? ऑफरी. ऑफरी कौन होगा बच्चों? टू होम ऑफर इज मेड. अ पर्सन टू होम ऑफर इज मेड. लाइक इन अबव एग्जाम्पल, ऊपर वाले एग्जाम्पल में कौन होगा ऑफरी? इन अबव एग्जाम्पल मिस्टर वाई इज एन ऑफरी. राइट. बात समझ आई? क्लियर है? देन देखिए डी पॉइंट. डी पॉइंट क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस किसको कहेंगे बच्चों? whom you call an acceptance. एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है? वेरी गुड शिक्षा. कहते हैं when offer, when a person to whom offer is made signifies his assent. ध्यान से सुनिए. जब जिस पर्सन को हमने ऑफर किया, हमने वाई को ऑफर किया था, जब वाई अपनी अप्रूवल दे देगा तो हम क्या कहेंगे उसे? एक्सेप्टेंस. क्या बोलेंगे हम उसे? एक्सेप्टेंस. जब एक पर्सन अपनी अप्रूवल दे देता है, सिग्निफाइज हिज असेंट, अप्रूवल दे देता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस. दैट मीन्स इन द अबव एग्जाम्पल if Mr. Y agrees to the offer made by Mr. X, agrees to the offer made by Mr. X. अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल में Mr. Y अगर एक्सेप्ट कर लेता उस ऑफर को, तो
it shall be said that Mr. Y has given Mr. Y has given his acceptance. कहा जाएगा कि मिस्टर वाई ने अपनी एक्सेप्टेंस दी थी. ठीक है. एक्सेप्टर, एक्सेप्टर कौन होता है बच्चों? जिसे ऑफर दिया गया था, जब वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर. When a person to whom offer is made accept such offer, such person is called एक्सेप्टर. वेरी गुड. सही कह रहे हो विधि, बिल्कुल सही बोला. रीशा ने भी सही बोला, रामश्याम ने भी सही बोला. नाउ इन द अबव एग्जांपल, मिस्टर वाई इज एन एक्सेप्टर. मिस्टर वाई क्या है? एक्सेप्टर. समझ आई बात? क्लियर होगी यहां तक बातें? लिख लिया सबने? डन. एक्सेप्ट के बाद क्या लिखा है? सच. एक्सेप्ट के बाद बच्चे सच लिखा है. देन F point. What does this F point says? बच्चे स्क्रीन मेरी तरफ से तो क्लियर है, यहां से नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है. F पॉइंट कहता है, ध्यान से सुनिए, कंसीडरेशन. कंसीडरेशन का क्या मतलब होता है? रामश्याम ने बिल्कुल सही बोला, समथिंग इन रिटर्न. समथिंग इन रिटर्न. तो इन अबव एग्जाम्पल, ऊपर वाले एग्जाम्पल जो आपने ले रखा है, क्या एग्जाम्पल है? रुपीज 10 lakhs received by Mr. X, received by Mr. X is consideration, and car received by Mr. Y is also a consideration. ये पॉइंट कहता है बच्चों, जैसे देखिए बदले में क्या मिल रहा है. मैंने अपनी गाड़ी आपको बेची तो आपने मुझे पैसे दे दिए. मेरे लिए कंसीडरेशन क्या है? मेरे लिए कंसीडरेशन क्या है? मेरे लिए कंसीडरेशन है पैसे. आपको गाड़ी मिली तो आपको क्या मिला? गाड़ी. कंसीडरेशन आपके लिए क्या हुआ? गाड़ी. बात समझ आई? तो कह रहे कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न. बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए. आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, बदले में मिल क्या रहे?
कुछ मिलना तो चाहिए ना, तो इसको कहते हैं कंसिडरेशन। तो मेरे को 10 लाख रुपए मिले, मेरे लिए वो कंसिडरेशन है। आपको गाड़ी मिली, आपके लिए कंसिडरेशन गाड़ी। ठीक है। टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसिडरेशन इज नेसेसरी, कंसिडरेशन होना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन। बताओ बच्चों, यहां तक बातें क्लियर है? बताइए, क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड। देन नेक्स्ट पॉइंट, जी पॉइंट आएगा हमारे पास। ध्यान से सुनिएगा। कंसिडरेशन के बाद हमारा वर्ड है प्रॉमिस। प्रॉमिस का क्या मतलब होता है? तो आइए, व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। राइट? तो इन अबव एग्जांपल, when Mr. Y accepts the offer, it becomes a promise. वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। ठीक है। H point, what do you mean by agreement? एग्रीमेंट का क्या मतलब है? एग्रीमेंट का बच्चों क्या मतलब है? सेट ऑफ प्रोमिसेस forming consideration for each other is called an agreement. Right? That means very good. Siksha, Srishti, Ramsham, very very good. Sachin, very good. तो यहां पे क्या बन गया? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्री। एग्री होगी तो प्रॉमिस बनेगा, अगर एग्री ही नहीं होगी लीशा तो प्रॉमिस भी नहीं बनेगा। ठीक है। एग्रीमेंट की बातें तो प्रॉमिस तक ही हो जाती है, उसके बाद तो देखना कंसिडरेशन है तो एग्रीमेंट है, अदरवाइज एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है। फिर आई पॉइंट,
हाँ जी बेटा, क्या रिपीट करना है शिक्षा? हाँ जी शिक्षा, क्या रिपीट करना है? जब हमने ऑफर किया, मैंने आपको ऑफर किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो प्रॉमिस बन गया। ठीक है, जैसे ही मैंने ऑफर किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो प्रॉमिस बन गया। साथ में कंसिडरेशन चेक करो, कंसिडरेशन है या नहीं है। अगर कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि भाई दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा था, मेरे को पैसे मिल रहे थे, आपको गाड़ी मिल रही थी, कंसिडरेशन भी है, तो अब ये प्रॉमिस क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है, शिक्षा अगर आपने क्लास अटेंड नहीं की थी तो आपको ना रिकॉर्डेड स्लॉट दे देते हैं साथ साथ। ठीक है, समझ रहे हो बात को मेरी? साथ साथ आप रिकॉर्डेड स्लॉट, जो जो हमने पिछले 4-5 दिनों में जो भी किया है वो सब रिकॉर्डेड है, वो सब भी आपको मिल जाएगा। आप वो सब भी लगाएंगे, फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। समझे? बिकॉज प्रैक्टिकली अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो जो मैंने सारा समझाया 4 लेक्चर में वो मैं फिर से समझाना शुरू कर दूं, राइट, और जो फिर ऑब्वियसली दूसरे बच्चों का टाइम भी है। समझो मेरी बात? बट मैं साथ साथ फिर भी समझाते चल रहा हूं, बिल्कुल ब्लैंक नहीं चल रहा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि साथ साथ रिवाइज भी करवाते चलो। ठीक है, तो आपको साथ साथ बेटा रिकॉर्डेड स्लॉट भी एक बार लगाना पड़ेगा। ओके शिक्षा, फिर भी कोई दिक्कत है तो फिर तो मैं हुई बैठा आपके लिए। चलिए, तो अब हुआ क्या कि जैसी प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन था, जैसी प्रॉमिस का कंसिडरेशन था, वो क्या बन गया? एग्रीमेंट। नाउ इट कम्स कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत से सर ने बच्चों ने बोला कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट, it means an agreement enforceable by law। मतलब एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे आप कोर्ट में एनफोर्स कर सकते हो, एनफोर्सेबल बाय लॉ, आप कोर्ट में उसे लेकर जा सकते हो, इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे हम उसे? कॉन्ट्रैक्ट। तो इट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ओके, चलिए फिर EFG इलीगल एग्रीमेंट, ये भी डिस्कस किया था। इलीगल एग्रीमेंट क्या होगा? क्या बोलेंगे इलीगल एग्रीमेंट को? आइए, एन एग्रीमेंट not enforceable by law, by law, that means example sir, Mr. X gave rupees 10 lakhs to Mr. Y, किस लिए? to murder Mr. Z। Mr. Y accepts such offer, so this is called illegal agreement। एग्रीमेंट तो बना, प्रॉमिस भी हो गया, कंसिडरेशन भी है, ठीक है, बट
ये क्या है, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज इलीगल एग्रीमेंट। बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ आ गई सबको? यहां तक क्लियर है? तो हमने ये टर्म डिस्कस करी। बिल्कुल, वेरी गुड राम श्याम। समराइज वे में वी कैन से, इन समराइज्ड वे वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं समरी में? हम कह सकते हैं, समरी में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों? ध्यान से देखिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन is equal to agreement, agreement plus enforceable by law is equal to contract. राइट? सबने लिख लिया यहां तक? अब मैं आपको 2 मिनट दूंगा बच्चों, जितना लिखवाया मैंने अभी तक एक बारी सारा का सारा रिवाइज करो, सारा का सारा बच्चों रिवाइज करो, जितना भी मैंने लिखवाया है। सारा लिखवाया मैंने, राइट? साफ साफ आपने भी लिखा है, मैंने भी लिखा है। अब इसे एक बारी पढ़िए, एक बारी सारे बच्चे पढ़िए, फिर मैं ऑफर के बारे में शुरुआत करूं, ठीक है? टू डू समथिंग को मधु मैंने बताया था टू एक्ट। टू डू समथिंग का मतलब होता है टू एक्ट, कुछ करना। टू डू समथिंग मतलब कुछ करना, और करना को कहते हैं एक्ट करना, ठीक है? टू एक्ट, ये एक्ट कानून वाला एक्ट नहीं है, ये एक्ट का मतलब आया एक्शन से, ठीक है? ये वर्ड एक्ट आया है एक्शन से, तो इस एक्ट को बोलते हैं करना, ठीक है? एक होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये वो वाला एक्ट नहीं है, उससे मिक्स मत करना। और नॉट टू डू समथिंग को अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। अब्सटेन का मतलब होता है, अभी दिखाता हूं शिक्षा, अब्सटेन का मतलब होता है रोकना। फोर्थ पॉइंट इज एक्सेप्टेंस। एक बार अच्छे से करिए, रीड करेंगे सारे बच्चे, इट इज इंपॉर्टेंट, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। वेरी गुड दिव्या, Madhu and Vidhi, I like your enthusiasm in the class. You are responding to the others' doubt. Good.
बेटा आपको कहीं कुछ नहीं लिखना, आपका पेपर तो गोले वाला आएगा। आपका बेटा पेपर तो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा ना, वहां पे ये वर्ड अगर आ गया तो फिर क्या करोगे, फिर कहोगे राहुल सर ने करवाया ही नहीं था, तो ये बोलोगे ना यश जी। तो इसलिए वर्ड तो आपको बताऊंगा ना, मैं समझाऊंगा भी सही, टेक्निकल वर्ड भी कराऊंगा, क्योंकि पेपर तो कैसा आएगा, गोले वाला आएगा। मिस्टर एक्स के बाद लिखा है इट शैल बी सेड दैट मिस्टर वाई हैज गिवन हिज एक्सेप्टेंस। हाँ जी, सारे बच्चे कर ले फटाफट। ओके, अब एक बात बताइए, क्या हम ये बात बोल सकते हैं ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स? लिशिता वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी करो, ठीक है। वो तो बस मैं कलर इसलिए यूज कर लेता हूं जिससे डिस्टिंक्शन बनी रहे। 9th पॉइंट बेटा, 9th कौन सा, एबीसीडी से बता दो ना, मैंने तो एबीसीडी यूज कर रखा है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई बताना है। 9th पॉइंट इज आई। हाँ जी, लिख लिया। ओके, अब मैंने आपसे एक लाइन पूछी है, क्या हम ये बात कह सकते हैं ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स? बताइए। एंड इफ यू आर सेइंग नो देन व्हाई नो? आप नो क्यों कह रहे हैं? आप नो क्यों कह रहे हैं? प्लीज टेल मी। इफ यू आर सेइंग नो देन व्हाई नो? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हाई? ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल सही बोला विधि ने। कहते हैं कि सर एग्रीमेंट्स दो तरीके के होते हैं, लीगल और इलीगल। सिर्फ लीगल एग्रीमेंट ही आगे जाके क्या बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। इलीगल वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, इसलिए ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, तो आंसर इज नो। अच्छा, क्या ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट? क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं? यस और नो? यस। अब सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही क्या है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये दो पैरामीटर हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल एग्रीमेंट है, बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो लिख लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन, नोट करके लिखिएगा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, बट all agreements are not contract, right? ये पेपर का क्वेश्चन था बच्चों।
ये लीजिए, ये लीजिए यश। हाँ जी, हो गया। तो लाइन समझ आई। कहते हैं कि इसलिए हम बोलेंगे ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। राइट, पेपर का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। राइट, कर लोगे। लॉजिक क्लियर होगा तो खुद भी कर सकोगे, लॉजिक ही क्लियर नहीं होगा रट के जाओगे, नहीं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे रटोगे तो काम नहीं चलेगा। लॉजिक क्लियर होना चाहिए। या आप लोगों ने जवाब दिया, मैंने तो नहीं दिया था, मैंने तो नहीं दिया, आप लोगों ने जवाब दिया, आपके कंसेप्ट क्लियर है इसका मतलब। ठीक है, नाउ अब हमारा जो कल का टॉपिक है बच्चों, जो हमारा कल का टॉपिक है दैट इज essential elements of a valid contract। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के एसेंशियल एलिमेंट्स ये अब हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, राइट। ठीक है, प्री कंसेंट वाला पॉइंट भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सब कुछ करेंगे, टेंशन ना लो, सब कुछ लिखवाएंगे, सब लिखवाएंगे, सब करेंगे। ठीक है बेटा, मेरे को नहीं पता, मेरे को कल क्लास मिली तो मैं ये कराऊंगा। राइट, मेरे को कल क्लास मिली तो मेरा ये एजेंडा है, दैट्स इट। ठीक है, मैनेजमेंट डिसीजंस मेरे पास नहीं है, मेरे को अगर इंफॉर्मेशन मिली क्लास है तो क्लास हो जाएगी। राइट, ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द डे। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया। देन आगे की बातें कल करें। ठीक है।